नमस्कार, मैं हूं सावन कनौजिया और आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के टीएसजेएमसी न्यूज को। जी हां, हम अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं आज एक गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने बताया कि बॉटनी एक ऐसा विषय है जो सीधे रूप से पर्यावरण पर आधारित है, केंद्रित है और बच्चे कहीं न कहीं जैव विविधता को पढ़ पाते हैं, पर्यावरण को पढ़ पाते हैं। लेकिन आज पर्यावरण को संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं ने विश्व को घेर लिया है, फिर चाहे वो 2013 की केदारनाथ आपदा हो, जोशीमठ में दरारें पड़ रही हो, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दरारें आ रही हो, या फिर वैश्विक स्तर पर देखें तो हम हालिया में तुर्की में जो प्राकृतिक भूकंप आया है और आंकड़ा करीब 24,000 को पार कर गया है। तो ये आपदाएं लगातार चेता रही हैं पूरे विश्व को कि हमें जागना होगा। तो सर, क्या कारण है कि जो ये आपदाएं आ पा रही हैं और हम कैसे इसको लेके सचेत और जाग सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, चाहे आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, रिसेंट एग्जाम्पल आपका टर्की का है। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा बहुत सारी आपदाओं को बढ़ाया गया है और इन सब का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ उनको देनी होती हैं, जिसमें उसके लिए उनको इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और दोहन एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे ये आपदाएं लगातार पूरे विश्व में आ रही हैं। इनको हमें समझना होगा, प्रकृति को हमें समझना होगा और उसके अनुरूप हमें चलना होगा, तभी हम इन नेचुरल आपदाओं से पार पा सकते हैं। सर, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि विज्ञान के आविष्कारों के कारण हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आविष्कार आज हमको लेके डूब रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक की। हम देखें तो प्लास्टिक से जनित कूड़ा न पूरे भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बन गई है। लाखों करोड़ों टन कूड़ा हमारा प्रतिदिन निकल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस और कारगर उपाय उसको निस्तारित करने के नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक विश्व के समुद्र में हमें मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैरता हुआ दिखेगा। तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम फिर भी समझ नहीं पा रहे कि प्लास्टिक जैसा विषय कितना हानिकारक है और हम लोग कपड़े के थैलों को या कपड़े उसको ऑल्टरनेट को अपना क्यों नहीं पा रहे? सर, ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा संजीदा है, गंभीर है इस विषय के लिए। अब से पहले हमारे देश में कोई रिसाइकलिंग किसी चीज़ की या रीयूज़ नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहल शुरू की है और बहुत सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग और रीयूज़ हो गया है। वही इसका एक समाधान होगा। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी ने एक जैकेट पहनी हुई थी जो प्लास्टिक की रीयूज़ थी। ये रिसेंट एग्जाम्पल है। हम हर चीज़ को यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह हर चीज़ को हम जो वेस्ट है तब उसको हम रिसाइकलिंग करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो प्रॉब्लम है, चाहे वो समुद्र की हों, चाहे हमारी नदी की हों, पोखरों की हों, वो सब उनका सभी का समाधान हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान दिए हुए है और आपकी सोलर ऊर्जा हो या आपकी इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो सब पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हैं और गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा जागरूक है और बहुत ही युद्ध स्तर पे उसकी तरफ ध्यान दे रही है और भविष्य में हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें आज जागरूक होना होगा। और क्योंकि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हम लगातार बात करते हैं कि भारत में ये बदलाव आ रहे हैं, भारत वैश्विक स्तर पर कई देशों की सहायता भी कर रहा है हर स्तर पर। लेकिन सर, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो आज यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग असेंबली हो, सभा हो, वहां पर आज आतंकवाद की जगह क्लाइमेट चेंज ने ले ली है, जो कि अपने आप में एक इस गंभीरता को दिखाता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा उभर रहा है। और अगर हम माने तो पर्यावरण समस्याओं का सबसे मूल जड़ क्लाइमेट चेंज ही है। लगातार ग्लेशियरों का पिघलना, एंटार्क्टिका में -50 से -12 तक टेम्परेचर का पहुंचना, ये अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कि मनुष्य धरती के साथ कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ आज करने लगा है। ऐसे में क्या जरूरत है क्लाइमेट चेंज को निपटने की और क्या कारगर उपाय हम कर सकते हैं? आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बर्निंग टॉपिक है और कोई भी देश
इससे अछूता नहीं है। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है फॉसल फ्यूल्स। हमारी फॉसल फ्यूल कंजम्पशन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है, जिससे बहुत सारी गैसें जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं उनका उत्सर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। उसके रिसेंट एग्जाम्पल हैं, इस बार वर्ल्ड में पहली बार आप ये देखिए यूएसए में टेम्परेचर -79 पहुंचना, चाइना में टेम्परेचर -53 में पहुंचना, अफ़गानिस्तान में पहली बार टेम्परेचर -40 में पहुंचना, और वहाँ लाखों पशुओं की और हजारों आदमियों की डेथ होना इसका प्रमाण है। तो सबसे पहले हमें उन कारकों को देखना होगा, उन कारणों को देखना होगा जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रही है। आप ये देखिए उसके रिवर्स अगर आप समर में जाएंगे तो टेम्परेचर अबव 50 जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का कारण है, जिसके कारण हजारों पशु पक्षी और जानवरों की और इंसानों की डेथ होती है। उसके लिए हमें नेचुरल संसाधनों पर आना होगा जिससे क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकें। तो ये एक बहुत ही एक बर्निंग क्वेश्चन है वर्ल्ड का, और इसके लिए हमें अपनी जनता को जागरूक करना होगा। किस तरह से हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, अपने पानी को सेव करना होगा जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको सस्टेन कर सकें। बिल्कुल सर, ये बहुत सही और एकदम चुना हुआ आपने उत्तर दिया है। हमें वैश्विक स्तर पर एक साथ आकर पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में लाना होगा, और कुछ सरकारें ला भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे में सर सरकार की बात अगर आ गई है तो भारतीय मोदी सरकार बहुत अच्छा काम पर्यावरण संरक्षण को लेकर कर रही है। फिर चाहे वो भारत में हमारे चीतों की घर वापसी हो, या फिर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन की शुरुआत हो, और अब तो केंद्रीय बजट 2023 में गोबर गैस का निर्माण होना और अपने आप में एक बड़ा सराहनीय कदम है। इसी के साथ प्रणाम नाम से एक अभियान भी शुरू करा गया है, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अक्षय ऊर्जा को लेकर काफी सारी योजनाएं भी सरकार ने शुरू करी हैं। तो ऐसे में जो सरकार और जो भारतीय निवासी लोग हैं, कैसे आपस में और समन्वय हम स्थापित कर सकते हैं, इस पर थोड़ा आप सर प्रकाश डालिए। भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, और एनर्जी के जो रिन्यूएबल सोर्स हैं वो उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस किए हुए है। चाहे वो विंड एनर्जी है, चाहे आपने बताया बायोगैस बहुत अच्छा प्लांट है, और उससे एनवायरनमेंट को कोई भी दुष्परिणाम उसके नहीं हैं, और गांवों में उसको बढ़ाने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर भारत सरकार प्रयास कर रही है, जिससे प्रत्येक घर जो हाउस होल्ड है वो अपनी एनर्जी को अपने आप बना सके, उसका यूज कर सके, और वो जो नेचुरल चीज़ है उसका जो बचा हुआ रेजिड्यू है उसको वो एज ए फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज कर सकें। और विंड एनर्जी को यूज़ कर रही है, आपकी थर्मल एनर्जी को वो यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो एक लार्ज स्केल पे जो है भारत सरकार रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ काम कर रही है, जो निश्चित रूप से ही मेरा मानना ऐसा है कि वो 10 साल में उसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। पेट्रोल के अंदर उन्होंने इथेनॉल को 2020 को मिलाना शुरू किया है, और जिसके कारण हम जो है हमारी डिपेंडेंस बहुत कम, कुछ हद तक जो है वो पेट्रोल से कम हो जाएगी जब हम 20% ब्लेंडिंग उसको करने लगेंगे पेट्रोल के अंदर। तो भारत सरकार बहुत चिंतित है इसके लिए कि हम किस तरह से रिन्यूएबल सोर्स को आगे बढ़ा सकें, और हमारी डिपेंडेंस जो सोर्स घट रहे हैं इस फॉसल फ्यूल्स के, हम उनको कंपनसेट कर सकें, और फ्यूचर में जो एनर्जी सोर्स हैं हम उनको नेचुरल सोर्सों पे ले आएँ, जिससे ये पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन की जो समस्याएं हैं, वो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल सर, करती हैं, और भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी रहा है। पेड़ों की पूजा करना, पानी को बचाना, और तमाम तरह के जो पर्यावरण के अलग अलग महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनका संरक्षण करना। ऐसे में एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा या महेश्वरा पत्रम सर्वदेवानां वृक्षदेव नमोस्तुते। यानी जड़ों में ब्रह्मा है और तने में विष्णु है,
शाखाओं में भगवान शिव का वास है और सभी पत्तों में भगवान अलग अलग देवी देवता रहते हैं। तो ऐसे में संस्कृति ये बताती है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, फिर चाहे वो वट वृक्ष की पूजा हो या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहारों में पर्यावरण संरक्षण को अपनी भूमिका मानना हो। सर ऐसे में हम इसको इस बात को आगे लेके चलना होगा कि हम अपनी दैनिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण को एक आदत बनाएं, हम पानी को बचाएं, हम स्वच्छता को अपनाएं, हम अपने आसपास कूड़ा ना जलने दें, हम प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस हेतु जागरूक करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आज के विषय में डॉक्टर अशोक जी, जिन्होंने हमें बातचीत करी, हमें बताया कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक गतिविधियों में शामिल कर कर एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आगे भी कई विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।